हेलो एवरीवन। बच्चों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के जीवन चक्र के बारे में। बच्चों, प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ है और प्लाज्मोडियम की एक स्पीसीज प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के कारण ही मलेरिया होता है। बच्चों, प्लाज्मोडियम की बहुत सारी स्पीसीज पाई जाती हैं, जिनमें से मुख्य 4 स्पीसीज हैं, मुख्य 4 जातियां हैं जो मलेरिया रोग का कारण होती हैं। प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम ओवेल और प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। आज के वीडियो में हम प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के जीवन चक्र को समझने की कोशिश करेंगे। बच्चों, प्लाज्मोडियम का जो जीवन चक्र होता है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अगर आप इसको डायग्राम के हिसाब से समझने का प्रयास करेंगे और इसकी जो डिफरेंट स्टेजेस हैं इसकी लाइफ साइकिल की, अगर उनके नाम आप याद करेंगे तो आपको ये बहुत जल्दी समझ में आ जाएगी। बच्चों, जो मलेरिया है उस रोग का वाहक है मादा एनाफ्लीज, यानी मादा एनाफ्लीज मच्छर जो है उसके काटने से मलेरिया होता है। हम सामान्य शब्दों में कहते हैं क्योंकि ये इस प्रोटोजोआ को फैलाता है, ठीक है। और इस प्रोटोजोआ के ये जो प्रोटोजोआ है ये द्विपोषदी परजीवी है, यानी इसका जो जीवन चक्र है वो 2 पोषकों में पूरा होता है। इसका प्रथम प्राथमिक पोषक है मनुष्य, जिसमें इसका अलैंगिक जनन होता है जबकि मादा एनाफ्लीज जो है उसका द्वितीयक पोषक है, इसमें इसका लैंगिक जनन व बीजाणु जनन संपन्न होता है। बच्चों, मलेरिया से हमारा मुख्य रूप से यकृत और आरबीसी प्रभावित होते हैं और इस मलेरिया जो बीमारी है इसके मुख्य लक्षणों में आता है 48 या 72 घंटों में कपकपी युक्त ठंड लगकर बुखार आना, मांसपेशियों में दर्द और सर में दर्द होना। बच्चों, इसके अलावा प्लाज्मोडियम का संग्रह पोषक भी होता है जो कि बंदर होता है। बंदर में वही अवस्थाएं पाई जाती हैं जो मनुष्य में पाई जाती हैं, किंतु बंदर को मलेरिया नहीं होता है, मलेरिया से बंदर की मृत्यु नहीं होती है। बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम ओवेल और प्लाज्मोडियम मलेरी मुख्य स्पीसीज हैं, मुख्य जातियां हैं प्लाज्मोडियम की जो मलेरिया रोग का कारक होती हैं। तो इनमें अंतर किस तरीके से होता है, यानी ये क्या, एक तो मलेरिया का प्रकार, ठीक है, यानी प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो मलेरिया होता है उत्पन्न करता है उसे तृतीयक मलेरिया कहते हैं। प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम सब तृतीयक मलेरिया कॉज करता है, प्लाज्मोडियम ओवेल तृतीयक मलेरिया कॉज करता है और प्लाज्मोडियम मलेरी जो है वो चतुर्थ क्वाटरनरी मलेरिया कॉज करता है। इसके अतिरिक्त बाह्य रक्ताणु चक्र की अवधि, उद्भवन काल और लैंगिक चक्र की अवधि भी इन जातियों में अलग अलग होती है। अब ये क्या है जिनका नाम अभी मैंने लिया, इसको हम आगे वीडियो में समझ जाएंगे, ठीक है। चलिए बच्चों, प्लाज्मोडियम की वयस्क अवस्था को कहते हैं ट्रोफोजोइट। प्लाज्मोडियम की जो वयस्क अवस्था होती है वो कहलाती है ट्रोफोजोइट। लेकिन मनुष्य में प्लाज्मोडियम का प्रवेश यानी इन्फेक्शन, यानी प्लाज्मोडियम की जो संक्रमण अवस्था होती है उसे कहते हैं स्पोरोजोइट। स्पोरोजोइट मादा एनाफिलीज की लार ग्रंथियों में होते हैं। मादा एनाफिलीज का भोजन मनुष्य का रक्त होता है। मुख्यतः रात में मादा एनाफिलीज रक्तपान करती है। इसके लिए इसके जो माउथ पार्ट्स होते हैं वो भेदक और चूसक होते हैं, भेदने वाले और चूसने वाले होते हैं, जबकि नर मच्छर जो होता है वो रक्त नहीं चूसता है, ये फूलों का रस चूसता है, ठीक है। यानी मादा एनाफिलीज ही मलेरिया की वाहक होती है। रक्त चूसने से पहले अपनी लार ग्रंथि की एक छोटी सी बूंद वहां पे डालती है जहां से इसे रक्त चूसना होता है, क्योंकि इसमें एंटीकोगुलेंट होते हैं। ये एंटीकोगुलेंट रक्त का थक्का ना जमे इसमें हेल्प करते हैं और ये आसानी से रक्त को चूस लेती है और इसी के कारण ही हमें खुजली व जलन होती है।
लार के साथ हजारों की संख्या में स्पोरोजोइट्स हमारे रक्त में पहुंच जाते हैं, अर्थात निवेशित हो जाते हैं, जिसे हम इनोक्यूलेटेड भी कहते हैं। ये देख लीजिए बच्चों, यहां पर देख लीजिए, ये है हमारा स्पोरोजोइट। स्पोरोजोइट हंसिए के आकार का होता है, गतिशील होता है, इसके बाहर चारों ओर पेलिकल का आवरण होता है, इसके मध्य भाग में एक केंद्रक होता है और इसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। सबसे आगे की छोर पर अग्र छोर पे इसके माइक्रोपाइल नामक छेद होता है और एक बड़ा माइटोकॉन्ड्रिया लंबा केंद्रक और एंडोप्लाज्मिक जाल भी इसके कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। अब क्या होता है, जैसे ये स्पोरोजोइट मच्छर की लार से मनुष्य के शरीर में गए तो क्या होता है, ये स्पोरोजोइट क्या करते हैं, लगभग आधे घंटे में सारे स्पोरोजोइट मनुष्य के रुधिर से गायब हो जाते हैं और ये रुधिर परिसंचरण के साथ साथ यकृत में पहुंच जाते हैं और यकृत में पहुंचने पर ये ऊतकनाशी एंजाइमों की सहायता से रुधिर कोशिकाओं की दीवार को गला देते हैं और उसके बाद बाहर आ जाते हैं। फिर ये घुस जाते हैं यकृत कोशिकाओं में। यकृत कोशिका में घुसने के बाद स्पोरोजोइट इसके कोशिका द्रव्य का भक्षण करता है और इसका मुख्य भोजन होता है ग्लाइकोजन, जो यकृत कोशिकाओं में का संचित भोजन होता है, इसमें घुस जाता है और इसका भक्षण करने लगता है। और भक्षण करने के बाद, ग्लाइकोजन खाने के बाद, खूब सारा खाने के बाद ये गोलाकार वयस्क बन जाता है, जिसे क्रिप्टोजोइट कहते हैं। क्रिप्टोजोइट एक विशेष प्रकार के बहुविभाजन, जिसे हम विखंडनी जनन या साइजोगेनी भी कहते हैं, इसके द्वारा लगभग 1000 छोटे छोटे क्रिप्टोमीरोजोइट्स बना लेता है, क्रिप्टोमीरोजोइट्स में बढ़ जाता है। जब ऐसा विभाजन होता है तो उससे पहले जीव का केंद्रक बार बार विभाजित होकर छोटे छोटे संतति केंद्रकों में बढ़ जाता है, जिससे ये एक साइजोन्ट बन जाता है। ठीक है, साइजोन्ट यानी गोलाकार संरचना बन जाती है, जिसके अंदर केंद्रक छोटे छोटे भागों में विभाजित, छोटे छोटे पिंडों के रूप में विभाजित होता है। अब क्रिप्टोमीरोजोइट्स के प्रेशर के कारण साइजोन्ट और यकृत कोशिका फट जाती है और ये यकृत के छोटे छोटे रक्त पात्रों में मुक्त हो जाते हैं। इनमें से कुछ क्रिप्टोमीरोजोइट्स तो दोबारा से यकृत कोशिकाओं को फिर से यकृत कोशिकाओं में घुस जाते हैं और फिर से बाह्य रुधिराणु चक्र का प्रारंभ करते हैं। यानी वो क्रिप्टोमीरोजोइट्स जो दोबारा से यकृत कोशिकाओं से अपना भोजन लेंगे या यकृत कोशिकाओं में घुस जाएंगे और दोबारा वही चक्र प्रारंभ करेंगे, तो उस चक्र को कहेंगे बाह्य रुधिराणु चक्र। जबकि कुछ क्या करते हैं, रुधिर में पहुंचकर लाल रुधिर कणिकाओं में घुस जाते हैं और रुधिराणु चक्र या एरिथ्रोसाइटिक साइकिल को प्रारंभ करते हैं। इसलिए यकृत में होने वाले प्रथम एक्सोएरिथ्रोसाइटिक चक्र को पूर्व रुधिराणु चक्र कहते हैं। यह लगभग 8 से 10 दिन में पूरा होता है। मच्छर के काटने के समय से लेकर एरिथ्रोसाइटिक चक्र के प्रारंभ होने तक का जो टाइम पीरियड होता है, इसको पूर्व प्रत्यक्ष काल या प्री पेटेंट पीरियड कहते हैं। अब बच्चों क्या होता है, जो क्रिप्टोमीरोजोइट्स नई यकृत कोशिकाओं में घुसते हैं वे मेटाक्रिप्टोजोइट्स या फेनेरोक्रिप्टोजोइट्स नामक वयस्कों में विकसित हो जाते हैं। फिर ये भी साइजोन्ट बनकर विखंडनी जनन द्वारा मीरोजोइट्स बनाते हैं और प्रत्येक माइक्रोमेटाक्रिप्टोजोइट्स 100 से 1000 तक नन्हे माइक्रोमेटाक्रिप्टोमीरोजोइट्स में बढ़ता है, जो यकृत को छोड़कर फिर रुधिर में यानी ब्लड में चले जाते हैं और नए एरिथ्रोसाइटिक चक्रों को प्रारंभ करते हैं। लेकिन जो मीरोजोइट्स रुधिर में पहुंचते हैं वे रुधिराणु चक्र का प्रारंभ करते हैं। अब हम आ जाते हैं रुधिराणु चक्र में। अब
इसमें सबसे पहले आती है मुद्रिका प्रावस्था, सिग्नेट रिंग स्टेज भी कहते हैं। अब समझते हैं सिग्नेट रिंग स्टेज क्या होती है। रुधिराणु में घुसकर मीरोजोइट एक गोल तस्तरी नुमा युवा ट्रोफोजोइट बन जाता है और इसके बीच में एक बड़ी सी अकुंचनशील रिक्तिका बन जाती है, नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल बन जाती है। इसमें एक और केंद्रक होता है और जीव द्रव्य किनारे किनारे आ जाता है। ठीक है, तो ये एक अंगूठी जैसा दिखाई देता है जिसे हम सिग्नेट रिंग स्टेज कहते हैं। इसमें दूसरी जो स्टेज आती है जिसे अमीबॉइड प्रावस्था या वृद्धि काल कहते हैं, उसमें क्या होता है, लगातार हीमोग्लोबिन के भक्षण के कारण ट्रोफोजोइड जो होता है अनियमित आकार का होता है और इसमें अमीबा जैसे कूटपाद बन जाते हैं, अमीबा जैसे कूटपाद बन जाते हैं। इसे हम अमीबॉइड प्रावस्था कहते हैं। इसमें ये क्या करता है, पोषक रुधिराणु के कोशिका द्रव्य से अपना पोषण करके तीव्र वृद्धि करता है। यह कुछ ऐसे पाचक एंजाइम मुक्त करता है जो रुधिराणु के कोशिका द्रव्य को पचाकर तरल बना देते हैं। इसी तरल को ट्रोफोजोइड प्रसरण एवं पिनोसाइटोसिस के द्वारा ये ग्रहण करता है। ठीक है, इसी जो पचा लेता है फिर उसी को पिनोसाइटोसिस के द्वारा ये ग्रहण करता है। 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा पिनोसाइटोसिस क्या होता है। ठीक है, कुछ घंटों की वृद्धि के बाद ट्रोफोजोइड में गहरी भूरी हीमोजॉइन कणिकाएं दिखाई देने लगती हैं। ये कैसे बनती हैं? ये हीमोग्लोबिन के विखंडन के कारण बनती है। हीमोग्लोबिन जब टूटता है तो एक तो ग्लोबिन प्रोटीन बनती है जिसका पाचन हो जाता है और दूसरा बनते हैं हिमेटिन पिगमेंट Fe+2 पिगमेंट जिनका पाचन नहीं होता है और ये ट्रोफोजोइड में इकट्ठे होते रहते हैं। अब ये तेजी से वृद्धि के कारण 1.5 से 2.5 दिनों में ट्रोफोजोइड 1.5 से 2.5 दिन प्लाज्मोडियम की जाति के अनुसार अलग अलग होते हैं। ठीक है, ट्रोफोजोइड पूर्ण वयस्क बनकर रुधिराणु का अधिकांश भाग घेर लेता है। प्लाज्मा लेमा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, खाद्य धानियां, गाल्जी कॉम्प्लेक्स आदि के अतिरिक्त एक संकेंद्रीय रचना भी इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा इसमें देखी जा सकती है। ठीक है, मुद्रिका अवस्था की अकुंचनशील रिक्तिका भी समाप्त हो जाती है। अब क्या होता है, रुधिराणु कमजोर होकर अनियमित आकृति का, थोड़ा बड़ा और हल्के रंग का हो जाता है और जो उसका बचा खुचा कोशिका द्रव्य होता है इसमें अनेक नारंगी पीली कणिकाएं दिखाई देने लगती हैं जिन्हें हम सुफनर के बिंदु या सुफनर्स डॉट कहते हैं, जिनको हम सुफनर्स डॉट कहते हैं। ठीक है, किसमें, जब रुधिराणु कमजोर और अनियमित हो जाता है और उसके अंदर जो डॉट्स दिखाई देते हैं किसमें, अमीबॉइड प्रावस्था में, तो उसको हम सुफनर के डॉट्स कहते हैं। अब अगला इसमें प्रावस्था आती है विखंडी जनन या साइजोगेनी प्रावस्था। इसमें क्या होता है, ट्रोफोजोइड की वृद्धि के समाप्ति के साथ साथ इसका केंद्रक साइजोगेनी के लिए बार बार विभाजनों अर्थात बहुविभाजन द्वारा 8 से 26 संतति केंद्रों में बढ़ जाता है। इस प्रकार ट्रोफोजोइड बहुकेंद्र की साइजोंट में बदल जाता है और संतति केंद्रक सब इसकी परिधि के पास आ जाते हैं, इसके चारों ओर आ जाते हैं। अब कोशिका द्रव्य का अधिकांश भाग संतति केंद्रकों के चारों ओर एकाग्र टुकड़ों में बढ़ जाता है, जिससे 26 अंडाकार से मीरोजोइड्स या साइजोजोइड्स बन जाते हैं। साइजोंट का एक हिस्सा जिसमें हीमोजोइन कणिकाएं होती है अलग बचा रहता है। अब जैसे जैसे साइजोगेनी पूरी होती रहती है जो रुधिराणु होता है वो कमजोर होकर फट जाता है। ठीक है, साइजोंट एवं रुधिराणु के फटने से क्रिप्टोमीरोजोइट और साइजोंट का हीमोजोइन युक्त अवशेष कोशिका द्रव्य के रुधिर प्लाज्मा में मुक्त हो जाता है। रुधिर में हीमोजोइन तथा संभवतः कुछ विषैले पदार्थों के मुक्त होने के कारण 4 रुधिराणु चक्रों के बाद रोगी को, प्रत्येक चक्र के पूरे होते ही रोगी को जाड़ा व कपकपी के साथ मलेरिया का बुखार चढ़ता है। यानी हीमोजोइन क्या है, हीमोजोइन एक विषैला पदार्थ है और मलेरिया का बुखार इसी विषैले पदार्थ हीमोजोइन के रक्त में मुक्त होने के कारण होता है।
मुक्त हुए मीरोजोइट्स अन्य लाल रुधिराणुओं में घुसकर अगले एरिथ्रोसाइटिक चक्र का प्रारंभ करते हैं। इसलिए प्रत्येक चक्र में जो प्लाज्मोडियम की जातियां बताई थी मैंने 4, उनके अनुसार 48 या 72 घंटे का निश्चित समय लगता है। ठीक है, इन चक्रों के चलते रहने से जो मानव है बार बार मलेरिया का बुखार तो चढ़ता ही है, मलेरिया का बुखार चढ़ने के साथ साथ उसकी अनेकों लाल रुधिर कणिकाएं भी नष्ट होती रहती हैं। अब क्या होता है बच्चों, कई एरिथ्रोसाइटिक चक्रों के बाद कुछ मीरोजोइट्स नए लाल रुधिराणुओं में घुसकर भिन्न प्रकार से वृद्धि करते हैं। यह वृद्धि तीव्र गति से होती है, इसमें कोई मुद्रिका प्रावस्था नहीं बनती है और मीरोजोइट्स सामान्य ट्रोफोजोइट्स के बजाय कुछ अलग टाइप के वयस्कों में विकसित होते हैं जिन्हें हम गैमीटोसाइट्स या गैमॉन्ट्स कहते हैं। ठीक है, अब गैमीटोसाइट्स बने या गैमॉन्ट्स बने, इनका कोशिका द्रव्य जो होता है बहुत ज्यादा कंडेंस्ड होता है और इनमें हीमोजॉइन कणिकाएं भी बहुत ज्यादा मात्रा में होती हैं। इसमें 2 बनते हैं, माइक्रो गैमीटोसाइट्स, आपको पता है ये नर युग्मक जनक होंगे, और दूसरे होते हैं मादा युग्मक जनन या मैक्रोगैमेटोसाइट्स। इनका केंद्रक छोटा होता है और लघु युग्मक जनक या माइक्रोगैमेटोसाइट्स का केंद्रक बड़ा होता है। मैक्रोगैमेटोसाइट्स वाले लाल रुधिराणु माइक्रोगैमेटोसाइट्स वाले रुधिराणु की संख्या में लगभग दुगने होते हैं। ठीक है, और यही जो गैमेटोसाइट जो अवस्था होती है वही प्रावस्था मच्छर पोषक के लिए संक्रामक होती है। यहाँ पे एक बात नोट करने वाली है कि हमारे लिए संक्रामक यानी मनुष्य के लिए संक्रामक अवस्था कौन सी होगी, मच्छर की, स्पोरोजोइट, और जबकि मच्छर के लिए कौन सी प्रावस्था प्लाज्मोडियम की संक्रामक होगी, वो होगी गैमेटोसाइट। ठीक है, अब आती है मच्छर की बारी। अब जब मादा एनाफिलीज संक्रमित मनुष्य का रक्त चूसती है तो इसकी आहार नाल में पहुंचने वाले आरबीसीज प्लाज्मोडियम के एरिथ्रोसाइटिक चक्र की विभिन्न प्रावस्थाओं वाले होते हैं। गैमेटोसाइट्स को छोड़कर अन्य सभी प्रावस्थाएं पच जाती हैं। गैमेटोसाइट्स पर पाचक रसों का प्रभाव नहीं पड़ता है। बच्चों एक ये चीज इंपॉर्टेंट है कि मनुष्य के रुधिर में गैमेटोसाइट्स में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, और गैमेटोसाइट्स में परिवर्तन के लिए गैमेटोसाइट्स से गैमीट्स बनने के लिए मच्छर के शरीर की इसको आवश्यकता होती है। मच्छर के आमाशय में ही ये संपन्न होता है। सामान्यतः मच्छर रात में हमारे रक्त का पान करते हैं। यदि बनने के कुछ घंटों में अगर गैमेटोसाइट मच्छर में नहीं पहुंचते हैं तो ये हमारे शरीर में मृत हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि मच्छरों का उन्मूलन करो अगर मलेरिया नहीं फैलाना है तो। ठीक है, अगर मच्छर ही मर जाएंगे तो ये गैमेटोसाइट्स मनुष्य के शरीर में नष्ट हो जाते हैं और मलेरिया एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है। चलिए अब बात करते हैं, जो गैमेटोसाइट्स होते हैं मच्छर के आमाशय में आरबीसी से मुक्त और सक्रिय होकर लैंगिक प्रावस्थाओं का प्रारंभ करते हैं और इनका एक्टिवेट होना टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। ट्रोफोजोइट और मीरोजोइट प्रावस्थाओं की सक्रियता के लिए अधिक टेम्परेचर चाहिए और गैमेटोसाइट्स की सक्रियता के लिए कम टेम्परेचर की जरूरत होती है। जो मनुष्य है उसमें गैमेटोसाइट्स लैंगिक चक्र का स्टार्ट नहीं हो पाता है क्योंकि हम क्या है, वार्म ब्लडेड है। ठीक है, इसके कारण मनुष्य के शरीर का जो टेम्परेचर होता है वो मच्छर के टेम्परेचर से बहुत ज्यादा होता है। मच्छर कैसा होता है, कोल्ड ब्लडेड होता है। ठीक है, इसके लिए उसके फर्दर डेवलपमेंट के लिए मच्छर का कम टेम्परेचर ही जरूरी होता है। मच्छर में लैंगिक प्रावस्थाओं के तुरंत बाद अलैंगिक मल्टीपल फिजन भी होता है जिसे हम बीजाणु जनन कहते हैं। ठीक है, और इस प्रकार मच्छर में भी लैंगिक जनन चक्र और बीजाणु जनन दो चीजें होती हैं। अब युग्मक, सबसे पहले हम बात करते हैं युग्मक जनन की। युग्मक जनन में क्या होता है, जो स्पर्मेटोजेनेसिस के थ्रू माइक्रोगैमेटोसाइट माइक्रोगैमीट बनाता है यानी नर युग्मक बनाता है और oogenesis के थ्रू मैक्रोगैमेटोसाइट मैक्रोगैमीट डिंबाणु या मादा युग्मक बनाता है। ठीक है, इसके बाद
नर व मादा गैमेट्स तथा इनके केंद्रकों का परस्पर समेकन होता है, सिनगैमी होती है, जिसे हम निषेचन कहते हैं। मच्छर में नर व मादा गैमेट्स की विभिन्नता के कारण यानी अलग अलग होते हैं, तो इसे हम एनिसोगैमस कहते हैं, यानी ये अलग अलग होते हैं, नर युग्मक अलग दिखता है और मादा युग्मक अलग दिखता है, जिसे हम एनिसोगैमी कहते हैं। अब क्या होता है, मच्छर के आमाशय में इन दोनों के मिलने से युग्मनज या जाइगोट्स बनते हैं। और ये जाइगोट्स कब बनते हैं, मच्छर जब रक्त चूस लेता है उसके 9 से 10 घंटों के बाद ये जाइगोट्स बन जाते हैं। 9 से 10 घंटों के बाद ये जो निषेचन के बाद जाइगोट्स बन जाते हैं। इसके बाद क्या होता है, निषेचन के बाद क्या होता है, कुछ समय तक एक जगह पे रहने के बाद प्रत्येक जाइगोट में एक सूडोपोडिया बन जाता है, फॉल्स सूडोपोडिया बन जाता है, कूटपात जैसा अमीबा में बनता है। तो जिससे क्या होता है, ये एक ऊकाइनीट में बदल जाता है, जिसे एक जाइगोट किस में बदल जाता है, ऊकाइनीट में बदल जाता है। अब इस ऊकाइनीट का जो सिरा है आमाशय की दीवार के संपर्क में आता है, तो यह इसमें धंसने लगता है, तो और इसके सिरे पर एक जेली जैसा पदार्थ का सिक्रीशन होने लगता है, जिससे आमाशय की दीवार में ये इजीली घुस जाता है और इसके बाहर पेरिटोनियम का कवर बन जाता है और ये फिर से गोल जाइगोट बन जाता है। पहले जाइगोट था गोल, उसके बाद उसमें कूटपाद आए, ये फिर से गोल जाइगोट बन जाता है और ये फिर इसके बाद एक सिस्ट में बंद हो जाता है, जिसे हम ऊसिस्ट कहते हैं। ऊसिस्ट के अंदर 20 से 500 नहीं, जो लगभग, इसके बाद क्या होता है, जो ऊसिस्ट होते हैं इसको आप संक्रमित मादा एनाफिलीज की आमाशय में साफ तौर से देख सकते हो, ये फुंसियों के रूप में नजर आते हैं। इसमें ऐसी फुंसी नुमा जो उभार होते हैं मच्छर में 1 से 2 दिन बाद दिखाई देते हैं। अब क्या होता है, आमाशय की दीवार से पोषक पदार्थ ग्रहण करके जो ये सिस्ट होती है 5 से 6 गुना बड़ी हो जाती है। 1 से 2 दिन बाद ये जो सिस्ट है अपना पोषण बंद करके अलैंगिक बहुविभाजन करने लगता है। इसे अब बीजाणुजनक या स्पोरोन्ट कहते हैं, इसे हम बीजाणुजनक या स्पोरोन्ट कहने लगते हैं। इसका जो केंद्रक होता है माइटोटिक डिवीजन करता है और लगभग 2 या 3 दिन में 10,000 छोटी छोटी संतति केंद्रकों में बढ़ जाता है और पोषण बंद होने के बावजूद ये फूलकर, जो सिस्ट होता है फूलकर बड़ी होती रहती है और इसमें अनेक प्रकार की वैक्यूल्स भी बन जाती हैं और इसके जो केंद्रक हैं, वैक्यूल बन जाती है बीच में, तो उसके केंद्रक रिक्तिका के जो किनारे किनारे हैं उसके चारों ओर आ जाते हैं। अगले 2-3 दिन में प्रत्येक के चारों ओर का कोशिका द्रव्य एक गोल संरचना का लूप लेकर निकटवर्ती जो रिक्तिका है उसमें लटक जाता है और इन्हीं नन्ही संरचनाओं को स्पोरोजोइड्स कहते हैं। इन्हीं को क्या कहते हैं, स्पोरोजोइड्स कहते हैं और इनके बनने की जो प्रक्रिया होती है उसे बीजाणुजनन कहते हैं। इसके भीतर स्पोरोजोइड के कोशिका द्रव्य से स्वतंत्र होकर रिक्तिकाओं में भरने लगते हैं। स्पोरोजोइड्स कोशिका द्रव्य से रिक्तिकाओं में भरने लगते हैं। इसके दबाव से जो सिस्ट है वो फट जाती है और ये मच्छर की देहगुहा से मुक्त होकर देहगुही द्रव्य में आ जाते हैं और उसके बाद मच्छर की लार ग्रंथियों के संपर्क में आने पर ये इनमें घुसकर लार नलिका में बस जाते हैं। ऐसी संक्रमित मादा मच्छर जब भोजन के लिए मनुष्य का रक्त चूसती है तो फिर क्या करते हैं, रक्त के साथ ये कहाँ चले जाते हैं, स्पोरोजोइड्स मच्छर के रक्त के साथ ये मनुष्य के रुधिर में चल जाते हैं, फिर वही चक्र प्रारंभ होता है बच्चों। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो मलेरिया रोग है मादा एनाफिलीज द्वारा स्पोरोजोइड का रक्त में छोड़ा जाना इनोकुलेशन कहलाता है, आपको पता है। और ये जो मलेरिया है वो मच्छर के काटने से, संक्रमित व्यक्ति द्वारा रक्तदान से और गर्भवती मां से शिशु को अपरा द्वारा भी हो सकता है। और जो स्पोरोजोइड की गति होती है उसे हम रिंगलिंग कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे देखिए, ये देखिए, यहाँ पे ये लाल रक्त कोशिकाओं को किस प्रकार भेदन कर रहा है ये आपको दिखाया गया है। और साथ ही इसको देखिए, जहां पर
बहुत ही अट्रैक्टिव सा एक चित्र के माध्यम से आपको समझाया गया है। ये देखिए, यहाँ से स्पोरोजोइट आए, ये मनुष्य है और ये मादा मच्छर है, ठीक है। यहाँ पे इसको काटा तो ये यकृत की कोशिकाओं में आए, उसके बाद इन्होंने कुछ वापस यकृत में भेज देंगे, उसके बाद उन्होंने लाल रुधिराणु चक्र चलाया, उसके बाद विभिन्न अवस्थाओं से ये रुधिराणु चक्र चलाया और विभिन्न अवस्थाओं से ये फिर इसके बाद गैमीटोसाइट्स बने और ये गैमीटोसाइट्स का फर्दर डेवलपमेंट फिर जब मच्छर काटेगा तो फिर ये मच्छर की गट में चले जाएंगे और यहाँ पर ऊसिस्ट, ऊकाइनेट आदि के द्वारा फिर ये डेवलप होके जो स्पोरोजोइट अवस्था है वापस फिर मच्छर के माउथ से मनुष्य में चली जाएगी। यहाँ पर भी आप इसको देख सकते हैं। ये आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है डायग्राम। जब मच्छर दूसरे मानव को काटता है तब जीवाणु काटने के साथ मानव के शरीर में चले जाते हैं, यानी स्पोरोजोइट्स, इसमें इसको जीवाणुज बोला है, ठीक है। स्पोरोजोइट्स चले जाते हैं मनुष्य के शरीर में। इसके बाद ये क्या करते हैं, परजीवी रक्त द्वारा व्यक्ति के यकृत में चले जाते हैं, ठीक है। व्यक्ति के यकृत यानी लीवर सेल्स में चले जाएंगे। उसके बाद ये अगला बता रहा है कि यकृत कोशिकाओं में अलैंगिक रूप से जनन करते हैं, कोशिका को फोड़ देते हैं और रक्त में मोचित हो जाते हैं, ये रुधिराणु चक्र। उसके बाद परजीवी लाल रुधिर कोशिकाओं में अलैंगिक रूप से जनन करते हैं और इस प्रकार ज्वर तथा अन्य लक्षणों का चक्र शुरू कर देते हैं, ठीक है। अब ये देख लीजिए, इसके बाद युग्मक जनन होता है। ये नर युग्मक जनक और मादा युग्मक जनक बने, इनका फर्दर डेवलपमेंट फिर यहाँ होगा। जब मच्छर रक्त आहार नाल के साथ युग्मकों को अंदर ले लेता है, जब दोबारा काटा उसका बाद जो युग्मक है उनका परिवर्धन होता है और फिर उसके बाद निषेचन होता है और इस तरीके से ये विभिन्न प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र की अवस्थाएं यहाँ पर दिखाई गई है।